far we have covered all these topics. Now we are going to start with the topic functions, and in order to understand the topic of function, let's consider a scenario जहाँ हमने एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है और इस फंक्शन की ऑर्गेनाइजेशन में हमने डेलीगेट करनी है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिस भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. सो वी से कि एक ओपनिंग नोट या स्पीच होनी चाहिए, आपके पास सम काइंड ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए इस इवेंट में, देन यू शुड हैव सम काइंड ऑफ रिफ्रेशमेंट, and then you should have some kind of security management, have decor, we need to manage finances, location, yes, venue management, so list of attendees. हमने आइडेंटिफाई किया कि इतनी ज़्यादा सारी चीज़ें हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड होंगी एक पर्टिकुलर इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, और इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है एट द डिपार्टमेंट IESE. ठीक है, सो ठीक है, हम ये कहते हैं कि देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ अ टीम फॉर मैनेजिंग दिस पर्टिकुलर इवेंट. अब वो जो टीम है, एक तो हम ये करते हैं कि उस टीम में एज्यूम के 5 मेंबर्स हैं. ठीक है, बट ये जितने भी मॉड्यूल्स या टास्क आपने आइडेंटिफाई किए हैं, आपने इन पर्टिकुलर 5 मेंबर्स पे ये टास्क डिवाइड करने हैं. ठीक है, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करनी है कि IESE ने एज एन ऑर्गेनाइजिंग बॉडी ये फंक्शन अरेंज तो करना है या ये इवेंट ऑर्गेनाइज तो करना है, लेकिन सारे काम वो खुद नहीं कर सकते कि स्पीच भी वो खुद ही लिख लें, और उसके बाद सेकेंडली लाइक को परफॉर्मेंस भी खुद ही. ठीक है, वी वुड से कि मे बी इसके बारे में एक आर्ग्यूमेंट बिल्ड किया जा सकता है कि नहीं, IESE खुद तो कर सकता है, लेकिन IESE में ये 5 बंदे सब कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, दे आर गोइंग टू डेलीगेट देयर टास्क टू समवन एल्स के स्पीच आप लिख लें, परफॉर्मेंसेस सम सर्टेन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होगा जिनमें डिवाइड कर देंगे कि आप परफॉर्मेंस प्रिपेयर कर लें. देन रिफ्रेशमेंट के लिए दे आर गोइंग टू कॉन्टैक्ट सम केटरिंग बॉडी और वो सारी अरेंजमेंट करेंगे, फूड भी प्रोवाइड करेंगे, वो सीट्स भी और क्रॉकरी भी और सारी चीज़ें वो हैंडल कर लेंगे. तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ थर्ड बॉडी जो कि इस फंक्शन में कंट्रीब्यूट करेंगे इन सम फॉर्म. और हेंस फॉरवर्ड जितने भी हमने मॉड्यूल्स, जितनी भी चीज़ें छोटी छोटी आइडेंटिफाई की हैं या टास्क आइडेंटिफाई किए हैं, वो एक्चुअली हम डेलीगेट कर रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को या डिफरेंट ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज़ को. सारे काम हम खुद नहीं कर रहे. दैट्स व्हाट हैपन्स जब हम एक फंक्शन, एक छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. सेम एज द सिनेरियो ऑफ द मेन फंक्शन, कि जब हम मेन फंक्शन में प्रोग्रामिंग कर रहे थे तो इट मेंट कि ये एक ही ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है और ये सारे के सारे टास्क वो मेन फंक्शन ही परफॉर्म कर रहे हैं. लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब फंक्शंस की बात आती है तो दैट मीन्स कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर रहे होते हैं एज पर द फीचर ऑफ द सॉफ्टवेयर. ठीक है, या एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर. इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगी कि लेट्स से वी हैव CMS एज अ सॉफ्टवेयर. ठीक है, इसको आप लोगों ने अभी यूज भी किया, या LMS एज अ सॉफ्टवेयर. As a whole, it's one software, but there are multiple features linked to this. Okay, one of the feature of this particular software is attendance feature. We have grading module. Other than that, we have feedback. Yes, we have scheduling. And then we have another whole other view जो कि एक administrative view है, जो कि administrators of the system को नज़र आता है. अदरवाइज अगर हम फीचर्स के अलावा इसको डिवाइड करना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि फीचर से पहले यहाँ पे एक सेंट्रल हायरार्की आ जाएगी, जिसमें हम कहते हैं कि रोल वाइज डिवाइड कर लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, फैकल्टी व्यू में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, एंड देन स्टूडेंट व्यू में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है. दैट वुड बी लाइक व्यू बेस्ड हायरार्की. और अभी जो हम हायरार्की डिज़ाइन कर रहे हैं, दिस इज़ लाइक फीचर बेस्ड हायरार्की. CMS एज अ होल तो एक ही सॉफ्टवेयर नज़र आता है, लेकिन इसमें जो हर फीचर है इसमें भी टास्क आगे फर्दर डिवाइड हुए गए. सो दिस पर्टिकुलर इज गोइंग टू एक्ट एज अ मेन फंक्शन, जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, और इसमें सारी की सारी रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है कि जैसे एक ही मेन फंक्शन लिखा हुआ है और उसमें जो भी चीज़ आप एक्सेस करना चाह रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको विजिबल हैं. लेकिन एक्चुअली आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट हुई हुई है, जिसमें हम कहते हैं कि अगर अटेंडेंस रिलेटेड फीचर्स हैं तो एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी एक्सेस की जाए या एक पर्टिकुलर सेट ऑफ फंक्शंस को एक्सेस किया जाए, सारी चीज़ें मेन में ना लिखी हुई हों. इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर अटेंडेंस पॉलिसी में कोई भी रिवीजन होगा तो आपको मेन फंक्शन में जाके उस कोड को रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, आप जस्ट इस मॉड्यूल का कोड ओपन करेंगे. ठीक है, ये जो फीचर्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं इनको सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में मॉड्यूल्स भी कहा जाता है. ठीक है, आप मॉड्यूल का बेस्ड फाइल्स ओपन करें या उसका पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड ओपन करें और यहाँ पे आके चेंज कर लें. मॉड्यूलर अप्रोच का फ़ायदा ये होता है कि एक तो कोड की मेंटेनेंस भी आसान हो जाती है और इसकी अपडेशन या पैचेस अप्लाई करना भी आसान हो जाते हैं. ओके, जब मेन फंक्शन हम लिख रहे होते हैं
एक तो आपका रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र बताती है कि आपका फ्लो ऑफ प्रोग्राम कैसा होगा, कि वेदर आपने जिस तरीके से कोड लिखा हुआ है बिल्कुल इसी सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड होनी चाहिए या नहीं। ठीक है, एक और चीज़ जो गवर्न करती है वो डेवलपर की थिंकिंग भी गवर्न करती है कि अगर वो कोई जंप स्टेटमेंट्स या कंट्रोल स्ट्रक्चर्स यूज़ कर रहे हैं तो आपका कोड कैसे ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहा है। एज एन एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू टेल यू कि जैसे देखें लेट्स से कि अगर अटेंडेंस मॉड्यूल का कोई फीचर एक्सेस करना है तो अटेंडेंस में आपके पास मल्टीपल फंक्शनलिटीज़ हैं कि अटेंडेंस व्यू की जा सकती है, अटेंडेंस मार्क की जा सकती है, अटेंडेंस की रिपोर्ट देखी जा सकती है। ठीक है, लाइक परसेंटेज जिसमें आ जाएगी। उसके अलावा मार्क करने के साथ साथ अटेंडेंस अपडेट भी की जा सकती है एंड देन देयर कुड बी अनदर फीचर जो कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास हो कि अटेंडेंस डिलीट की जा सकती है। ओके, व्यू से पहले आपके पास अटेंडेंस का सेशन ऐड करना या क्रिएट करने की ऑप्शन भी होनी चाहिए। जब मेन फंक्शन हम लिख रहे होते हैं तो उसमें इट इज़ पॉसिबल कि आप कोई ऑर्डर या इनको भी फर्दर चंक्स में डिवाइड ना कर रहे हो। ठीक है, आपका कोड ऐसे ही सिक्वेंशियली आता हो कि सबसे पहले यूज़र को ऐड या क्रिएट करने की ऑप्शन ही नज़र आए हमेशा, उसके बाद व्यू करने की ऑप्शन ही नज़र आए, उसके बाद मार्क करने की आए। मतलब ये एक फिक्स्ड ऑर्डर में आप डिज़ाइन कर लेते हैं अपना कोड। लेकिन जो आपकी मॉड्यूलर अप्रोच होती है वो आप लोगों का ऑर्डर चेंज करने की एक बहुत वेरीड या ह्यूज फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है डेवलपर के पास कि वो मॉड्यूलर अप्रोच के थ्रू इस चीज़ को बेशक अपने कोड में से यहाँ से पिक करें और यहाँ पे मूव कर दें। ठीक है, सो अपडेट्स बिकम रियली इजी टू हैंडल। सो जो कोड इस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी से रिलेटेड होगा दैट इज गोइंग टू बी प्लेस्ड विद इन वन फंक्शन। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बिकम अ वन फंक्शन। अब ये क्योंकि हम फंक्शंस की डेफिनेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आप लोगों को ये चीज़ क्लियर नहीं होगी कि मॉड्यूलर अप्रोच किस चीज़ को कहते हैं तो फिर शायद आप लोगों को ये समझने में भी बहुत मुश्किल होगा कि हम फंक्शंस क्यों डिज़ाइन कर रहे हैं। क्योंकि वी आर ट्राइंग टू डिवाइड द कंप्लीट सॉफ्टवेयर इनटू स्मॉलर चंक्स, और स्मॉलर चंक्स की डिवीजन एक डेवलपर के लिए भी फिर मैनेजमेंट आसान हो जाती है, और फिर इट्स पॉसिबल कि आप टीम ऑफ डेवलपर्स यूज़ करें और डिवाइड कर दें फीचर वाइज फंक्शनैलिटी कि ग्रेडिंग और अटेंडेंस एक डेवलपर के पास होगी, फीडबैक एंड फाइनेंसेस एक सेकंड डेवलपर के पास होंगे, और इसी तरीके से आप फर्दर मोर फीचर वाइज डिवीजन ऑफ टास्क कर लेते हैं। सो फंक्शंस इसलिए भी आसान हो जाते हैं। ऑन कंपाइलर फ़ायदा ये होता है कि लोड फ्रॉम द मेन फंक्शन कम हो जाता है और फिर वही रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेशन कि आप पैरेलल में 3-4 काम कर सकते हैं। Let's move ahead and see the formal definition of the functions. Functions are known as building blocks of any program. These are treated as the building blocks, और जो फंक्शन होता है इट इज़ गोइंग टू कंटेन अ ब्लॉक ऑफ कोड, लाइक उसमें कुछ स्टेटमेंट्स होंगी जो कि एक नॉर्मल C++ कोड की तरह लिखी हुई होंगी, और उन पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स का एक फिक्स्ड फंक्शन होगा कि अगर आप अटेंडेंस या ग्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो जो ग्रेडिंग रिलेटेड फंक्शन आप क्रिएट करेंगे उसमें सारी की सारी फंक्शनैलिटी रिलेटेड टू ग्रेडिंग ही होनी चाहिए। लेट्स एज्यूम कि आप एक पीस ऑफ कोड लिखते हैं, उसमें ग्रेडिंग भी हो रही है बट साथ साथ फाइनेंसेस का भी कुछ थोड़ा सा पीस ऑफ कोड आ जाता है। सिंटेक्स वाइज इट्स गोइंग टू बी ओके, वो आपको एरर नहीं देगा कि ये आपने फाइनेंसेस वाला कोड ग्रेडिंग में लिख दिया, लेकिन लॉजिकली स्पीकिंग इट्स नॉट राइट। क्या फंक्शन का नाम कह रहे हैं इट इज गोइंग टू कैलकुलेट द ग्रेड, लेकिन विद इन द ग्रेड फंक्शन देयर इज सम पीस ऑफ कोड जो कि फाइनेंसेस से रिलेटेड भी कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि फाइनेंसेस के कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट रहें, ग्रेडिंग की कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ब्लॉक ऑफ कोड रहे। सो इट्स बेस्ट कि जब आप फंक्शंस डिज़ाइन करें तो फंक्शन के नेम जो चूज़ कर रहे हैं वो भी, और उसमें जो कोड लिख रहे हैं वो भी उस फंक्शन से रिलेटेड ही हो। इट शुड परफॉर्म दैट पर्टिकुलर एक्शन। The statements that you are going to write within a function, when you want to access that particular part of statements, तो आपने उसको एक नेम देना होगा हर फंक्शन को, इट इज़ रिक्वायर्ड। और जो नेम ऑफ द फंक्शन है इट मस्ट बी यूनिक। जैसे आपके आइडेंटिफायर्स में या एरेज में जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि आप जिस तरीके से नेम सिलेक्शन करते हैं सारे के सारे रूल्स आपके वही अप्लाई होते हैं फंक्शन नेम सेलेक्ट करते हुए भी। और द रिक्वायरमेंट इज कि जो फंक्शन का नेम है इट मस्ट बी यूनिक। अब आपके टू फंक्शंस ऑफ द सेम नेम नहीं हो सकते। जैसे अगर मेन फंक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है C++ में तो you cannot create a second main function in your program. All small case sensitivity is important in C++, so अगर आप main with the capital M लिखेंगे तो फिर it is going to allow you. अब आप एक फंक्शन डिज़ाइन कर लें तो you have the flexibility कि उस piece of code को आप अपने
मेन फंक्शन में मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अलाउड। रीयूजेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है आपके पीस ऑफ कोड की। फंक्शंस हम क्यों यूज करते हैं? द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द फंक्शंस इज दैट दे आर इजियर टू अंडरस्टैंड, दे आर इजी टू मॉडिफाई, दे आर इजी टू मेंटेन एंड दे आर इजी टू रीयूज। बाय रीयूज आई मीन कि आप एक फंक्शन डिजाइन कर लें जिसमें लेट्स से कि मैं यूजर की प्रोफाइल फेच करूंगी। मैंने एक अपना इस तरह का कोड डिजाइन कर लिया कि यूजर की प्रोफाइल इंफॉर्मेशन फेच भी हो जाए और डिस्प्ले भी हो जाए, ठीक है। या फेच करने के लिए देयर इज वन फंक्शन एंड डिस्प्ले करने के लिए देयर इज अनदर फंक्शन। द ओनली थिंग दैट आई वुड लाइक टू डू इज कि मैं एक सॉफ्टवेयर में भी इसको एक्सेस कर सकती हूँ इस पर्टिकुलर फंक्शन को, और मैं अगर एक सेकेंड सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रही हूँ तो मैं उसमें भी इस पर्टिकुलर फीचर को यूज कर सकती हूँ। सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि फंक्शंस के थ्रू आपकी रीयूजेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। एज एन एग्जाम्पल, अब आप लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो CMS पे भी मैनेज हो रही है और LMS पे भी मैनेज हो रही है। ओके, ये मैं जस्ट आप लोगों को कॉन्सेप्ट देने के लिए कह रही हूँ। एक्चुअली दीज टू आर टू इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर्स। ये दोनों इंटरऑपरेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे कि हम एक जगह डेटा मेंटेन कर रहे हो और दोनों सॉफ्टवेयर ये चीज़ एक्सेस कर रहे हो। लेकिन एक्चुअली इट इज़ पॉसिबल कि डेटा मेंटेनेंस रिपॉजिटरी आपकी एक ही हो, ठीक है, आपका डेटा सर्वर एक ही हो, लेकिन आप फेस पे मल्टीपल सॉफ्टवेयर उसके थ्रू यूज कर सकते हो। सो अनदर एग्जांपल ऑफ दैट कुड बी कि अगर आपकी CMS पे प्रोफाइल ओपन हो रही है तो LMS पे भी जब आपकी पर्सनल प्रोफाइल ओपन हो तो सेम डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा हो। दिस इज पॉसिबल, दिस इज द पावर ऑफ यूजिंग फंक्शंस। सेम अनदर आइडिया कुड बी कि आप फेसबुक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और आपको और सोशल मीडिया फोरम्स पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट ना करनी पड़े, बल्कि फेसबुक अकाउंट के थ्रू आप उसको लिंक अप कर लें। कि जैसे इंस्टा की जो प्रोफाइल है वो एक्चुअली आपके फेसबुक अकाउंट से ही लिंक्ड हो, विच इज़ लाइक पॉसिबल नाउ डेज कि आप एक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और आप हर जगह पे उसी प्रोफाइल के थ्रू अपने अकाउंट सेटअप करते जा रहे हैं। Okay, so that's how they are managing the reusability feature of their own softwares. And another important advantage of functions is that you separate the concept from the implementation. Concept meaning कि क्या करना है और implementation meaning कि how it is going to be done. There are three important components of a function. First is function prototype, second is the definition of the function, and third is the function call. So starting with the function prototype, prototype आप उस चीज़ को कहते हैं कि just to test the functionality and the features of that particular thing आप उसका एक मॉडल बिल्ड करते हैं या उसका एक सैम्पल बिल्ड करते हैं। आपके प्रोटोटाइप ऑफ सेल फोन्स होते हैं, और जैसे एज एग्जांपल प्रोटोटाइप ऑफ कार्स होंगी कि अभी आपने इसकी मैस प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं की, बट यू हैव बिल्ट अ प्रोटोटाइप टू टेस्ट दिस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी और दिस पर्टिकुलर मॉडल ऑफ समथिंग। तो इसी तरीके से फंक्शंस का कॉन्सेप्ट है कि आप एक प्रोटोटाइप बिल्ड करते हैं कि वी हैव डिसाइडेड का पीस ऑफ कोड एग्जिस्ट करना चाहिए टू प्रोवाइड दिस पर्टिकुलर फीचर, लेकिन अभी हम इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहे। दिस इज जस्ट अ मॉडल। अभी हमें नहीं पता कि विद इन दिस पर्टिकुलर बॉडी ये क्या हो रहा है। रियल वर्ल्ड मॉडल बिल्ड करते हैं तो दैट शुड एक्चुअली परफॉर्म ऑल द फंक्शंस जो कि आपके रियल वर्जन में होंगी। लेकिन जब आप फंक्शन प्रोटोटाइप की प्रोग्रामिंग की टर्म्स में बात कर रहे हैं ना, तो फंक्शन प्रोटोटाइप में इट इज़ नॉट गोइंग टू प्रोवाइड विद ऑल द फंक्शनैलिटी। जो स्टेटमेंट ऑफ कोड है वो आपको नहीं नज़र आ रही होंगी, आपको जस्ट ये 4-5 चीज़ें नज़र आ रही होंगी। द फॉर्मल डेफिनेशन, फंक्शन प्रोटोटाइप इज अ डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन। अच्छा, जब हमने वेरिएबल की डिक्लेरेशन पढ़ी थी तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड थी? वेरिएबल की रिटर्न टाइप और वेरिएबल का नेम। उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है वो आपको नहीं पता थी। सो फंक्शन प्रोटोटाइप इज द सेम थिंग, इट इज गोइंग टू टेल यू द रिटर्न टाइप एंड द नेम ऑफ द फंक्शन, लेकिन फंक्शन की बॉडी में क्या हो रहा है या फंक्शन एक्चुअली क्या एक्शंस परफॉर्म कर रहा है वो आपको नहीं पता चलेगा। सो यू हैव दिस रिटर्न टाइप, दिस इज द सिंटैक्स फॉर डिफाइनिंग फंक्शन प्रोटोटाइप। ये रिटर्न टाइप बताएंगे, रिटर्न टाइप आपकी ऑल द डेटा टाइप्स जितनी हम पढ़ चुके हैं, इंट हो सकती है, चार हो सकती है, स्ट्रिंग हो जाएगी, फ्लोट, डबल। फंक्शन का नेम सेलेक्ट करना है आपने। नेम इज गोइंग टू बी ऑन द सेम रूल्स जो कि आइडेंटिफायर्स के लिए यूज होते हैं। देन यू हैव टू गिव दिस सेट ऑफ पैरेंथेसिस, ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ द सिंटैक्स। विद इन द पैरेंथेसिस पैरामीटर लिस्ट आ जाती है। अब पैरामीटर लिस्ट हम किस चीज़ को कहते हैं ये मैं आपको तब बताऊंगी जब हम एक एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन देखेंगे। फॉर नाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि जब भी हम फंक्शन डिज़ाइन करते हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि फंक्शन को पता हो कि वो किस तरह के डेटा से डील करेगा, कि लाइक उसने इंटीजर वैल्यूज से डील करना है या उसने कैरेक्टर वैल्यूज से डील करना है। सो हम एक पैरामीटर्स लिस्ट डिज़ाइन करते हैं जो कि इन पैरेंथेसिस में गिवन होती है, और हम उसको बताते हैं कि आपके पास एक्चुअली 4 वेरिएबल्स आने चाहिए थे जो कि हम यहाँ पे लिख देते हैं।
और इन 4 के 4 वेरिएबल्स की डेटा टाइप क्या होगी, कि ये इंटीजर वेरिएबल्स होंगे या ये डबल वेरिएबल्स होंगे, और वो हम पैरामीटर लिस्ट में मेंशन करते हैं। एज एन एग्जांपल, लेट्स से कि अगर आप डेकोर टीम को डेलीगेट कर रहे थे पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप डेकोर टीम को पैरामीटर्स जरूर प्रोवाइड करते हैं कि आपको किस किस्म का डेकोर चाहिए, ठीक है, और बेस्ड ऑन दोज पैरामीटर्स इट इज गोइंग टू परफॉर्म सम एक्शंस एंड प्रोवाइड यू विद द एंड आउटपुट। ठीक है, सो फंक्शन डज द सेम थिंग कि आप एक फंक्शन डिजाइन करते हैं, उसमें सारी की सारी इनपुट वैल्यूज दे देते हैं कि दिस इज द इनपुट वैल्यू, इन पर्टिकुलर वैल्यूज के साथ एक्शन परफॉर्म करें, और जो एंड रिजल्ट होगा फंक्शन ने हमें एंड में वो प्रोवाइड करना है। सो पैरामीटर लिस्ट है एंड एंड में देयर इज सेमीकोलन, जो कि आप फंक्शन प्रोटोटाइप के साथ लिखना मस्ट है। अगर आप फंक्शन प्रोटोटाइप डिजाइन कर रहे हैं तो अगर आप एंड में ये सेमीकोलन नहीं देंगे, दिस इज गोइंग टू बी अ सिंटैक्स एरर। ओके, दिस कंप्लीट पार्ट जिसमें आपकी रिटर्न टाइप भी गिवन होती है, दिस इज नोन एज द फंक्शन प्रोटोटाइप। अगर इसमें से लेट्स से कि हम इस फर्स्ट पार्ट जो कि डेटा टाइप की है इसको एक्सक्लूड कर दें, तो रेस्ट ऑफ द पोर्शन इज आल्सो नोन एज फंक्शन सिग्नेचर, कि जस्ट फंक्शन का नाम लिख लें, उसकी पैरामीटर लिस्ट लिख लें एंड एंड में सेमीकोलन दे दें, तो दिस इज गोइंग टू बिकम अ फंक्शन सिग्नेचर। वी स्टडीड के फंक्शन के 3 कंपोनेंट्स हैं, एक प्रोटोटाइप, डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉल। सो सेकंड वी मूव ऑन टू द फंक्शन डेफिनेशन। नाउ फंक्शन डेफिनेशन इज गोइंग टू टेल यू व्हाट इज दिस फंक्शन इज एक्चुअली गोइंग टू अचीव, कि जहाँ पे डेटा टाइप आपकी उसी तरीके से है, आपका फंक्शन का नेम भी उसी तरीके से है, सेट ऑफ पैरेंथेसिस है, उसमें पैरामीटर लिस्ट भी उसी तरीके से गिवन है, लेकिन आपकी यहाँ पे फंक्शन बॉडी आ गई। ठीक है, देखें सेट ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स है, और विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स आप इस पर्टिकुलर फंक्शन में जो भी स्टेप्स परफॉर्म करना चाह रहे होंगे वहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स लिख लेंगे। अब फंक्शन डेफिनेशन हम डिजाइन कर रहे होते हैं, तो हम विद इन द फाइल हम ये कहाँ कहाँ पे अपने फंक्शंस लिख सकते हैं। एक तो हम मेन फंक्शन देखें C++ में रिक्वायर्ड है, इसके बगैर आपका सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा या आपका प्रोग्राम काम नहीं करेगा। सो या तो मेन फंक्शन से पहले आप फंक्शन डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर इट इज़ अलाउड कि आप मेन फंक्शन के क्लोजिंग ब्रेसेस के बाद में भी अपना न्यू फंक्शन लिख सकते हैं, या फिर ये कि इट इज़ पॉसिबल कि आप न्यू CPP फाइल क्रिएट करें और उसमें जस्ट अपना फंक्शन अलग से लिख लें। अच्छा, जब आप न्यू CPP फाइल क्रिएट करेंगे और उसमें अपना फंक्शन लिखेंगे, तो विद इन द मेन फंक्शन अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो इट इज़ रिक्वायर्ड कि जैसे आपने लाइब्रेरी इंक्लूड की थी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के साथ हैशटैग इंक्लूड के साथ, इसी तरीके से अगर आप अपनी फाइल में इस फंक्शन को यूज़ करना चाह रहे होंगे जो कि एक डिफरेंट फाइल में लिखा हुआ है, तो आपने अपने मेन फंक्शन से पहले उस फाइल को इंक्लूड करना है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के साथ। ये जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हम इनको बाय एग्जांपल देखेंगे, सो ये आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगर अभी कोई कंफ्यूजन है भी, क्योंकि फंक्शंस को जब हम स्टार्ट ऑफ करते हैं तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग लगता है कॉन्सेप्ट, लेकिन जैसे जैसे हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स गो अहेड विद द एग्जांपल ऑफ फंक्शन प्रोटोटाइप। सो इंट इसकी डेटा टाइप है या रिटर्न टाइप है, फंक्शन नेम इज सम एंड इट इज टेकिंग 2 पैरामीटर्स। ठीक है, फर्स्ट पैरामीटर का नाम a है, सेकंड पैरामीटर का नाम b है, और दोनों की डेटा टाइप इज इंटीजर। ठीक है, और ये कैसे पता चला कि ये 2 पैरामीटर्स हैं, कि हम दोनों पैरामीटर्स को आपस में एक कॉमा से सेपरेट कर लेते हैं। जितने भी पैरामीटर्स होंगे दे मस्ट बी कॉमा सेपरेटेड। अगर आप जस्ट यहाँ पे एंड पे कॉमा दे देंगे इट्स अ सिंटैक्स एरर, क्योंकि इसके बाद कोई वैल्यू नहीं है। And since we are saying that this is a function prototype, it is required to give a semicolon here. इस function prototype से what we can guess is कि since the name is descriptive, so we can say कि यहाँ पे sum calculate हो रहा होगा, लेकिन किस चीज़ का sum calculate हो रहा होगा, क्योंकि there are 2 parameters here, so it's possible कि इन दोनों parameters का sum calculate करके हमें end result एक integer form में receive हो जाए। तो फंक्शंस की रिक्वायरमेंट भी यही होती है कि जो आप फंक्शन नेम चूज कर रहे होते हैं या पैरामीटर लिस्ट डिजाइन कर रहे होते हैं, उसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब डेवलपर या कोई भी यूज़र, तो नॉर्मली कोड से कंसर्न नहीं होते, वो इंटरफेस बेस्ड यूज ऑफ द सॉफ्टवेयर करते हैं, कि जब भी कोई डेवलपर कोड देखे तो उसको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इस पर्टिकुलर फंक्शन में क्या हो रहा होगा, उसकी प्रोटोटाइप देख के भी। अभी हम फंक्शन प्रोटोटाइप की बात कर रहे हैं। हर फंक्शन प्रोटोटाइप के साथ एक फंक्शन डेफिनेशन का लिंक होना मस्ट है। अगर आप जस्ट प्रोटोटाइप लिख देते हैं और उसकी फंक्शन डेफिनेशन एग्जिस्ट नहीं करती, तो योर प्रोग्राम इज नॉट गोइंग टू फंक्शन। ठीक है, वो आपसे कहेगा कि आपने प्रोटोटाइप रेफर तो की थी बट इस पर्टिकुलर फंक्शन की बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती, तो जब ये फंक्शन एक्सेस होगा तो क्या करना है हमने।
तो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ फंक्शन प्रोटोटाइप। अब हम इसी फंक्शन की फंक्शन डेफिनेशन देख लेते हैं। फंक्शन डेफिनेशन में भी डिस्कस्ड कि आप डेटा टाइप देंगे, फंक्शन का नेम देंगे, ठीक है, पैरामीटर लिस्ट भी आ जाएगी। पैरामीटर लिस्ट आपकी कॉमा सेपरेटेड होनी चाहिए, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। बट द डिफरेंस इज कि यहाँ पे आपकी फंक्शन बॉडी है एंड विद इन द फंक्शन बॉडी देयर आर सर्टेन स्टेटमेंट्स जो कि आपको बता रही हैं कि इस सम फंक्शन ने करना क्या है। ए और बी दो वेरिएबल्स हमने डिफाइन किए थे। विद इन द फंक्शन बॉडी हम कह रहे हैं कि एक वेरिएबल और डिफाइन कर लेते हैं और हम जो ए और बी का सम होगा वो इस वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे और फिर मेन फंक्शन को हम ये वाला रिजल्ट रिटर्न कर देंगे। नाउ रिटर्न हेयर इज अ कीवर्ड। जब भी आप फंक्शंस डिजाइन करेंगे तो आपको, अगर देर इज अ डेटा टाइप एफिलिएटेड हेयर जो कि आपको बता रही है कि आपका फंक्शन शुड रिटर्न सम रिजल्ट, तो फिर आपके पास ये रिटर्न एज ए कीवर्ड होना बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप फंक्शन डिज़ाइन करते हैं तो द लास्ट स्टेटमेंट विद इन द फंक्शन मस्ट बी द रिटर्न स्टेटमेंट। इसकी एग्जांपल इस तरीके से है कि जैसे लेट्स से कि अगर आपका मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन में आप इस पर्टिकुलर फंक्शन पे कंट्रोल ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो, ठीक है, आप ये चाहते हैं कि दो वेरिएबल्स हैं ए एंड बी, यूज़र से आप इनकी वैल्यू इनपुट लें और आप इस पर्टिकुलर फंक्शन को पास कर दें। ये फंक्शन इस पे जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है परफॉर्म करे और एंड में जो सम है इट शुड रिटर्न दिस वैल्यू टू द मेन फंक्शन अगेन। तो हाउ डू वी टेल द प्रोग्राम कि ये वैल्यू जो कैलकुलेट कर रहे हैं इसको आपने पास ऑन करना है मेन फंक्शन को वापस। रिटर्न इज द कीवर्ड टू ट्रांसफर कंट्रोल फॉर दैट। हमने कंट्रोल स्टेटमेंट्स में पढ़ा ना कि ट्रांसफर कंट्रोल के लिए आपकी कीवर्ड्स हैं कि जैसे इफ इज अ कीवर्ड कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो आपने नेक्स्ट स्टेटमेंट्स पे जाना है, फॉल्स होगी तो एल्स वाले स्ट्रक्चर पे जंप करना है। सो जो फंक्शन जब आप डिजाइन करते हैं तो मेन फंक्शन में आप फंक्शन सिग्नेचर यूज करते हैं टू जंप टू दिस फंक्शन बॉडी। विद इन द फंक्शन जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं वो सब एग्जीक्यूट होंगी और जब ये एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो जैसे ही ये रिटर्न स्टेटमेंट मिलेगी इट इज गोइंग टू रिटर्न दिस डेटा टाइप वैल्यू टू द मेन फंक्शन। तो अगर मैंने यहाँ पे सम लिखा हुआ है और सम की रिटर्न टाइप इट इज रिक्वायर्ड कि वही वाली रिटर्न टाइप हो जो कि इस फंक्शन की रिटर्न टाइप है। दिस इज इन द सिनेरियो कि जहाँ पे एक्चुअली आपके फंक्शन का कोई एंड रिजल्ट हो और वाकई वो कोई वैल्यू रिटर्न करता हो, कोई कैलकुलेशन हो और उसका कोई एंड रिजल्ट आना हो। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल इन सर्टेन सिनेरियोज कि आप एक फंक्शन डिज़ाइन कर रहे हैं और उस फंक्शन का कोई एंड रिजल्ट नहीं है, इट इज़ ओनली अ डिस्प्ले फंक्शन, या जो काम होता है वो इसी फंक्शन में सारी कहानी कैलकुलेट होकर ख़त्म हो जाती है। तो इन दैट सिनेरियो जो रिटर्न टाइप आपके पास एक अलाउड है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज अ void return type, void। void means null, so that means this function is not going to return any value, it has an end result which is null। तो आप void sum int a int b कर सकते हैं। void का कॉन्सेप्ट ये है, देखें फंक्शन में जब आप रिटर्न टाइप लिख रहे होते हैं, ये दिस इज द सिंटैक्स रिक्वायर्ड फॉर डिफाइनिंग अ फंक्शन कि रिटर्न टाइप हो, फंक्शन का नाम हो, फंक्शन की पैरामीटर लिस्ट हो एंड फंक्शन बॉडी हो, ठीक है। दीज आर फोर कंपोनेंट्स ऑफ अ फंक्शन डेफिनेशन। रिटर्न टाइप आपकी तब रिक्वायर्ड होती है, रिटर्न टाइप मींस कि ये वो वाली डेटा टाइप आपने चूज करनी है जिसमें आपका एंड रिजल्ट होगा इस पर्टिकुलर फंक्शन का। जैसे लेट्स से कि इस फंक्शन ने सम कैलकुलेट करना है तो दैट मीन्स कि इट इज कैलकुलेटिंग द सम ऑफ इंटीजर वैल्यूज एंड इट इज गोइंग टू रिटर्न द रिजल्ट इन एन इंटीजर, ठीक है। सो दैट मीन्स कि ये जो वैल्यू आप रिटर्न करेंगे दिस मस्ट बी एन इंटीजर और वो वाली वैल्यू यहाँ से कोइंसाइड करती है। अच्छा, एक और पॉसिबल सिनेरियो ये हो सकता था कि हम इसका रिजल्ट रिटर्न नहीं करना चाहते, हम जस्ट कहते हैं कि जो सम कैलकुलेट हो उसको यहीं पे डिस्प्ले कर दें, सी आउट स्टेटमेंट लिख दें, सी आउट और यहाँ पे ऐसे करके सम लिख दें। इन दिस सिनेरियो इस फंक्शन में ए और बी का सम कैलकुलेट होगा, स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा और मेन फंक्शन के पास फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा, वो विद इन दिस फंक्शन कैलकुलेट होकर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस तरह के सिनेरियोज में जहाँ पे आपको जो फाइनल वैल्यू कैलकुलेट हो रही है वो वापस मेन फंक्शन को नहीं भेजनी, तो इट इज़ अलाउड कि जो रिटर्न टाइप है वो आप इंटीजर या और कोई भी जितनी भी रिटर्न टाइप्स हमने पढ़ी हैं उनकी जगह null as a return type लिखते हैं। So the keyword for defining null as a return type is the void। और इसको आप जब किसी भी फंक्शन के साथ लिखते हैं तो आप अपने कंपाइलर को बता देते हैं या आप मेन फंक्शन को बता देते हैं कि इसका कोई एंड रिजल्ट आप अपने पास स्टोर नहीं कर सकेंगे।
इसकी फंक्शन बॉडी में जो भी कंप्यूटेशन हो रही होगी वो इसकी फंक्शन बॉडी में ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कोई एंड रिजल्ट आपके पास इस तरीके से नहीं आएगा कि आप यहाँ पे रीयूज कर सकें उसके। अगर आपकी फंक्शन की रिटर्न टाइप वॉइड है तो देयर कैन बी नो रिटर्न स्टेटमेंट विद इन दिस फंक्शन, देयर शुड बी नो रिटर्न स्टेटमेंट विद इन दिस फंक्शन। अगर आप वॉइड लिखेंगे और रिटर्न भी लिख देंगे इट्स अ सिंटैक्स एरर, लेकिन अगर आप इंटीजर लिखेंगे और रिटर्न नहीं लिखेंगे तो दैट्स अ सिंटैक्स एरर टू। तो फंक्शन कॉल आप मेन फंक्शन से कंट्रोल फंक्शन पे ट्रांसफर कैसे करते हैं, दैट इज नोन एज अ फंक्शन कॉल। और द स्टेप्स दैट आर बीइंग परफॉर्म जब भी आपकी एक फंक्शन कॉल होती है, इट्स जस्ट लाइक कि आपका कंट्रोल इज मूव टू द फंक्शन जिसका नाम आप बताते हैं। ऑल द स्टेटमेंट्स विद इन दैट फंक्शन आर एग्जीक्यूटेड एंड द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड बैक टू द मेन फंक्शन। फंक्शन कॉल का सिंटेक्स इज द सेम जो कि फंक्शन सिग्नेचर का होता है। आप फंक्शन नेम देते हैं और सेट ऑफ पैरेंथेसिस होगा, विद इन द पैरेंथेसिस जितने भी पैरामीटर्स आपके इस फंक्शन में होंगे एज एन इनपुट डेटा वो आप प्रोवाइड करेंगे, एंड देन एट द एंड देयर इज गोइंग टू बी अ सेमीकोलन। C++ में there are two type of functions available. The first are referred to as internal functions and the second are referred to as the external functions. और ये C++ में नहीं है, तकरीबन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसी तरीके से होता है कि आपके इंटरनल फंक्शंस वो होते हैं जो कि यूजर को डिफाइन करते हैं, दे आर आल्सो नोन एज यूजर डिफाइंड फंक्शंस। और एक्सटर्नल फंक्शंस आर द प्री डिफाइंड फंक्शंस जो कि किसी भी लाइब्रेरी में ऑलरेडी अवेलेबल होंगे और डेवलपर्स को वो खुद डिजाइन नहीं करने पड़ते, दे आर आल्सो नोन एज बिल्ट इन फंक्शंस कि आपको वो फीचर स्क्रैच से डेवलप नहीं करना होता, आप जस्ट उसका नाम बताते हैं फंक्शन का और आप उसको यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में टू अचीव अ सर्टेन टास्क। फॉर एग्जांपल कि अगर मैथ लाइब्रेरी की ये कुछ फंक्शंस गिवन है कि अगर आपने एब्सोल्यूट कैलकुलेट करना हो किसी नंबर का, या आपने सीलिंग फाइंड आउट करनी हो, या आपने रैंडम नंबर जनरेट करना हो, या आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो एक पर्टिकुलर नंबर का, तो आप ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं और आप उसकी डिटेल से इंडिपेंडेंट रहते हैं और आप जस्ट इस मैथ लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे और आप ये पर्टिकुलर फंक्शंस यूज़ कर सकेंगे। तो ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शंस होते हैं लाइब्रेरीज में, दे आर नोन एज एक्सटर्नल फंक्शंस। ओके, स्टार्टिंग विद द इंटरनल फंक्शंस। अगर आप इंटरनल फंक्शन डिजाइन कर रहे होते हैं तो दिस कुड बी द लेआउट ऑफ द प्रोग्राम जो कि आप यूज कर सकते हैं कि प्रोग्राम जब स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप इंक्लूड स्टेटमेंट्स लिख लें। ठीक है, हम आईओस्ट्रीम यूज करते हैं, आप कोई और लाइब्रेरी यूज करना चाहते हैं तो वो इंक्लूड करेंगे, नेम स्पेस मेंशन करेंगे। उसके बाद द रिक्वायरमेंट इज कि आप फंक्शन प्रोटोटाइप देंगे। फंक्शन प्रोटोटाइप के बाद आपने मेन फंक्शन स्टार्ट करना है। और फंक्शन डेफिनेशन जैसे हमने देखा था कि आप मेन फंक्शन के बाद भी लिख सकते हैं। द रिक्वायरमेंट ऑफ फंक्शन प्रोटोटाइप इज कि अगर आपका मेन फंक्शन किसी फंक्शन को यूज करेगा, किसी एक्सटर्नल फंक्शन को या इंटरनल फंक्शन को, तो इस मेन फंक्शन को पता होना चाहिए कि ये जो एक्सटर्नल फंक्शन आप यूज करने लगे हैं, जिसकी फंक्शन कॉल आपने मेंशन की है, वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट जरूर करता है। सो द मेन फंक्शन मस्ट नो कि ये जो फंक्शन नेम आपने रेफर किया है इसकी या तो प्रोटोटाइप गिवन हो बिफोर द मेन फंक्शन, या फिर ये कि वो लाइब्रेरी इंक्लूडेड हो जिसमें ये मेन फंक्शन, जिसमें ये पर्टिकुलर फंक्शन रेफर हुआ हुआ हो, या फिर ये कि उसकी फंक्शन डेफिनेशन गिवन हो। वी हैव द फ्लेक्सिबिलिटी कि हम यहाँ पे फंक्शन प्रोटोटाइप ना लिखें और फंक्शन डेफिनेशन जो यहाँ पे हम आफ्टर मेन फंक्शन लिख रहे थे उसको हम मूव करें और बिफोर मेन फंक्शन ले जाएं। कि फंक्शन डेफिनेशन कुड बी प्लेस्ड इन 3 वेज कि बिफोर मेन फंक्शन आप लिख सकते थे, आफ्टर मेन फंक्शन आप लिख सकते हैं, या फिर ये कि आप एक सेपरेट फाइल में लिख सकते हैं। तो अगर आप आफ्टर मेन फंक्शन फंक्शन डेफिनेशन लिख रहे हैं, द रिक्वायरमेंट इज कि आपके प्रोग्राम में फंक्शन प्रोटोटाइप जरूर गिवन होनी चाहिए। इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए है कि जब मेन फंक्शन में आप फंक्शन कॉल देंगे तो क्योंकि मेन फंक्शन के बाद फंक्शन डेफिनेशन लिखी हुई थी, तो फंक्शन कॉल पे इट इज़ नॉट गोइंग टू रिकग्नाइज कि ये फंक्शन कहीं पे एग्जिस्ट करता है जिसको आप कॉल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको फंक्शन प्रोटोटाइप लिखनी होती है और आपने अपने प्रोग्राम को बताना होता है कि नहीं, ये फंक्शन कहीं ना कहीं एग्जिस्ट जरूर करता है। सो मेन में जब हम इसे कॉल करेंगे तो यू हैव टू जंप फ्रॉम मेन टू दिस पर्टिकुलर पार्ट। कंपाइलर को पता नहीं चलता कि अगर आप ये फंक्शन प्रोटोटाइप नहीं लिखते। सो इट इज रिक्वायर्ड if you write function definition after the main function you must give the function prototype. So next कि हम फंक्शन प्रोटोटाइप नहीं देना चाहते हैं, हम इस डिटेल में नहीं जाना चाहते, हम ऐसा करते हैं कि अपनी फंक्शन डेफिनेशन ही मेन फंक्शन से पहले लिख लेते हैं। सो दिस इज आल्सो करेक्ट कि अब जब आपके मेन फंक्शन में फंक्शन कॉल होगी तो इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू एन एरर, क्योंकि कंपाइलर ने ऑलरेडी अपने पास रजिस्टर कर लिया था कि ये फंक्शन कहीं ना कहीं एग्जिस्ट जरूर करता है। और सेम हैपेंस इन द केस ऑफ सेपरेट फाइल्स कि जब आपकी सेपरेट फाइल में फंक्शन डेफिनेशन गिवन होती है तो इन इंक्लूड स्टेटमेंट्स में वो फाइल आपकी
पार्ट ऑफ द प्रोग्राम ज़रूर होनी चाहिए। इसी तरीके से आपका सिंटैक्स है कि इंक्लूड देते हैं और आप हेडर्स में फाइल नेम दे देते हैं। ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ फ्यू एक्सटर्नल फंक्शंस। ठीक है, ये हम इंटरनल फंक्शंस के पर्सपेक्टिव में देख रहे थे, और दिस इज अ टेबल जो कि आपके एक्सटर्नल फंक्शंस दे रहा है, कुछ मैथ लाइब्रेरी के, कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के। सो यू हैव दिस पर्टिकुलर फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल इन मैथ लाइब्रेरी, और आपने किसी भी नंबर की कोई पावर कैलकुलेट करनी है तो आप POW का फंक्शन यूज कर सकते हैं। दिस इज द फंक्शन सिग्नेचर। फंक्शन का नाम है, पैरामीटर्स हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि इसको कितनी वैल्यूज चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद वन फॉर्मल एग्जांपल ऑफ C++ फंक्शन में हमारे पास लाइब्रेरीज हैं, उसके बाद हमने फंक्शन प्रोटाइप दे दिया है। इसमें दिस इज द डेटा टाइप, रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन, एंड इट इज टेकिंग ओनली वन पैरामीटर जिसकी रिटर्न टाइप इज ऑल्सो गोइंग टू बी इंटीजर। नेक्स्ट पार्ट, दिस इज द मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन में हमने ये जो एक पहले फंक्शन डिफाइन किया था क्यूब का, हम उसकी फंक्शन कॉल दे रहे हैं। फंक्शन कॉल में नोट करें, there is no return type given with the name of the function and the parameter of the function. This is going to be a function call from the main function. This is going to be the function definition. Function call हम कह रहे हैं फंक्शन सिग्नेचर को, कि जब आपने कंट्रोल शिफ्ट करवाना है इस पर्टिकुलर कॉल की वजह से फंक्शन की बॉडी पे, जैसे ही इसको ये फंक्शन नेम मिलेगा, इट इज गोइंग टू सी कि अच्छा दिस इज द फंक्शन नेम, this is the number of parameter, jump to the function body, jump to the function definition. जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके इस स्टेटमेंट पे आएगा तो यहाँ से कंट्रोल इज गोइंग टू शिफ्ट टू दिस पर्टिकुलर पार्ट। विद इन द फंक्शन बॉडी जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी होगी वो हम एग्जीक्यूट करके रिटर्न की वजह से यहाँ पे रिजल्ट पास बैक कर देंगे। इसको ड्राई रन करते हैं कोड को, और हम ये देख रहे हैं कि एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया योर नंबर जिसकी वैल्यू वाज 14, अनदर वेरिएबल वाज माय नंबर एंड इसकी वैल्यू इज 9। सो यहाँ पे आएगा तो स्क्रीन पे हमारे पास क्या डिस्प्ले हो जाएगा, माय नंबर इक्वल्स टू 9। ठीक है, सो नेक्स्ट इस स्टेटमेंट पे कंट्रोल आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा इट्स क्यूब इज। अब ये जो फंक्शन कॉल हम कर रहे हैं, देयर आर सर्टेन फंक्शंस जिसमें इट इज गोइंग टू बी अलाउड कि आप विद इन द सी आउट स्टेटमेंट फंक्शन कॉल लिख सकें। ठीक है, अभी हम जस्ट बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, सो हम ऐसा ही फंक्शन देख रहे हैं जो कि आप सी आउट स्टेटमेंट में फंक्शन कॉल लिख सकते हैं। इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि आप फंक्शन कॉल सी आउट स्टेटमेंट के अलावा भी लिख सकें। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये वी हैव फंक्शन नेम, वी हैव नंबर ऑफ पैरामीटर्स, और नंबर ऑफ पैरामीटर्स में जो माय नंबर था विच इज दिस वेरिएबल, इसकी वैल्यू यहाँ पे कॉपी हो जाएगी, और हम जंप करेंगे टुवर्ड्स दिस फंक्शन डेफिनेशन। तो क्यूब इज द नेम ऑफ द फंक्शन, यहाँ पे माय नंबर की वैल्यू क्या है, 9। ठीक है, वी कॉपी 9 हेयर, और हम फंक्शन डेफिनेशन पे जंप कर जाते हैं। फंक्शन डेफिनेशन पे जंप करने के बाद होता क्या है कि जो पैरामीटर आपने यहाँ पे लिखा हुआ होता है उसकी वैल्यू आप पास ऑन कर रहे होते हैं इस पर्टिकुलर वेरिएबल में। सो व्हाट वी हैव डन इज कि हमने माय नंबर वेरिएबल की वैल्यू पिक की और इस फंक्शन के पैरामीटर लिस्ट में कॉपी कर दी, और ये पैरामीटर लिस्ट जब यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन में जाएगा तो जो भी वेरिएबल का नाम लिखा हुआ होगा वो उस वेरिएबल में कॉपी कर देगा। फंक्शन कॉल के पैरामीटर लिस्ट की वैल्यू पिक होती है और वो फंक्शन डेफिनेशन की पैरामीटर लिस्ट में कॉपी कर देते हैं। जो n की वैल्यू फॉर कंप्यूटेशन यूज हो रही है वो ये वाली यूज होगी, 9 इंटू 9 इंटू 9, और जो इस 9 का क्यूब होगा वो फिर क्योंकि यहाँ पे इट इज अ रिटर्न एज ए कीवर्ड, तो वो जो वैल्यू फाइनल रिजल्ट होगी वो वापस इस कंप्लीट एक्सप्रेशन की जगह रिप्लेस हो जाएगी। स्क्रीन पे इट्स क्यूब इज ये वाला एक्सप्रेशन लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, हमें ये जो क्यूब कैलकुलेट करेगा ना फंक्शन, ये फाइनल वैल्यू नजर आएगी स्क्रीन पे। 9 का क्यूब कैलकुलेट होगा, और यहाँ पे फिर एंड लाइन की वजह से नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले शिफ्ट हो जाएगा, और फिर हमारे पास आउटपुट आएगी योर नंबर, फिर योर नंबर इज इक्वल टू, अब हमारा योर नंबर क्या था, 14। फिर हम नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट करेंगे और हमारे पास आ जाएगा इट्स क्यूब इज। यहाँ पे अब देखें योर नंबर हम कॉपी कर रहे हैं पैरामीटर लिस्ट में, तो योर नंबर की वैल्यू क्या थी, 14, और अब जब हम क्यूब पे ट्रांसफर करेंगे कंट्रोल तो हमारे पास n की वैल्यू 9 की जगह n की वैल्यू 14 कंसिडर होगी।
अब जब हम नेक्स्ट टाइम क्यूब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो इधर हमारे पास n के पास जो कॉपी हो रही है वैल्यू दैट इज 14, और अब हम 14 का क्यूब कैलकुलेट करेंगे और फिर इस रिटर्न की वजह से वी ट्रांसफर कंट्रोल बैक टू द मेन फंक्शन एट दिस पर्टिकुलर पोर्शन, और अब इस कंप्लीट फंक्शन कॉल की जगह जो रिजल्ट था वो कॉपी हो जाएगा और हमें स्क्रीन पे जस्ट एक रिजल्ट डिस्प्ले होगा। सो योर नंबर इक्वल्स टू 14, इट्स क्यूब इज 14 का क्यूब जो भी होगा, और हमारे पास एंड एल की वजह से न्यू स्टेटमेंट न्यू लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। सो यू कैन डू द सेम थिंग कि अब फंक्शन प्रोटोटाइप भी बिफोर मेन फंक्शन लिखी हुई है, फंक्शन डेफिनेशन भी बिफोर मेन फंक्शन लिखा हुआ है, और उसके बाद हम एंड में मेन में दिस फंक्शन कॉल इज बीइंग यूज्ड। इस सिनेरियो में अगर आपकी फंक्शन डेफिनेशन बिफोर मेन फंक्शन लिखी हुई है, फंक्शन प्रोटोटाइप मस्ट नहीं होती, आप फंक्शन प्रोटोटाइप स्किप कर सकते हैं। सो यू कैन डू दिस। Okay, let's go ahead, see another example of function. This is function definition. This is the function call. अच्छा, अब आप ये देखें, ये जो previous function calls हम देख रहे थे, इसमें we are defining a particular variable and we are using this variable as a parameter. और ये जो variable की value थी, यहाँ पे ये particular value copy हो रही थी और उसको हम reuse कर रहे थे। सो इट इज़ ऑल्सो अलाउड कि फंक्शन कॉल में आप हार्ड कोड कर दें पर्टिकुलर वैल्यू, आप एक वेरिएबल ना यूज़ करें कि आपका एक अलग से वेरिएबल था और आप उस वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर कर रहे थे, और विद इन द फंक्शन पैरामीटर आप उन वेरिएबल्स को यूज़ करने की बजाय आप डायरेक्ट वैल्यूज भी दे सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। एक और चीज़ यहाँ पे डिफरेंट है कि हमने जो प्रीवियस फंक्शन देखा या प्रीवियस एग्जाम्पल देखी, उसमें आपके पास सी आउट स्टेटमेंट में फंक्शन कॉल है, लेकिन यहाँ पे आपके पास सी आउट स्टेटमेंट में फंक्शन कॉल नहीं है, बल्कि आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और यू आर असाइनिंग दिस पर्टिकुलर रिजल्ट टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो एडिशन फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो हम z वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। हमने प्रीवियसली ये काम किया था कि ये जो फंक्शन कॉल थी हमारी, ये इस तरीके से किसी वेरिएबल में स्टोर होने की बजाय हमने यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट में किया हुआ था। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम एक वेरिएबल में वैल्यू एंड रिजल्ट स्टोर कर रहे हैं और हम उस वेरिएबल के थ्रू इस पर्टिकुलर वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, हम डायरेक्ट फंक्शन कॉल नहीं करना चाहते। सो दिस इज ऑल्सो अलाउड। इस वाले मेथड का और दूसरे मेथड में डिफरेंस क्या है? जब आप वेरिएबल में रिजल्ट स्टोर कर लेते हैं तो अब आप मेन फंक्शन में इस वैल्यू को रीयूज कर सकते हैं जहां पे भी आप इसको रीयूज करना चाहें। अगर आप वेरिएबल में स्टोर नहीं कर रहे, डायरेक्टली डिस्प्ले करवा रहे हैं ये वाली वैल्यू, तो ये वैल्यू डिस्प्ले करवाने की वजह से कहीं पे भी स्टोर नहीं हो रही। अब आप क्यूब ऑफ 9 री रेफर नहीं कर सकते। अगर आपने क्यूब ऑफ 9 री रेफर करना है तो यू हैव टू मेक अ फंक्शन कॉल अगेन। तो द बेस्ट थिंग फॉर कॉलिंग द फंक्शन इज कि आप जो एंड रिजल्ट हो वो अपने लोकल फंक्शन में, लाइक आप अपने मेन फंक्शन में किसी और रिजल्ट स्पेस पे स्टोर कर लें, किसी और वेरिएबल में स्टोर कर लें, और अब जब आपने न्यू कैलकुलेशंस करनी है तो आप एडिशन फंक्शन या क्यूब फंक्शन को रिकॉल करने की जरूरत ना पड़े, आप उसकी फाइनल वैल्यू जो आपके पास आई थी आप जस्ट उस वेरिएबल को यूज करें, तो इस वजह से आप उसको हमेशा स्टोर कर लेते हैं। एक छोटी सी एक्सरसाइज गिवन है इसमें, जिसमें यू हैव टू राइट ए फंक्शन और उस फंक्शन का नाम स्टेरिक्स रख लें और उसको इनपुट एज आप एक कैरेक्टर पैरामीटर इनपुट दें और आप उसके 10 स्टार्स प्रिंट करवाएं उस फंक्शन कॉल के रिजल्ट में। जस्ट अ स्मॉल लास्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है? पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। पैरामीटर्स जो हैं वो आप किस जगह पे लिख रहे हैं उससे इन दोनों का नाम चेंज हो जाता है। सो दे आर बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑन लोकेशन। तो पैरामीटर्स हम उस चीज़ को कहते हैं जो आपकी पैरामीटर लिस्ट में जितने भी वेरिएबल्स आते हैं या तो वो फंक्शन डेफिनेशन में गिवन हो या वो फंक्शन प्रोटोटाइप में गिवन हो, कि जो आपके वेरिएबल्स फंक्शन डेफिनेशन या फंक्शन प्रोटोटाइप का पार्ट होते हैं विद इन द पैरेंथेसिस, दोज आर रेफर टू एज पैरामीटर्स। और अगर आप फंक्शन कॉल में पैरेंथेसिस में वैल्यू लिखते हैं या कोई वेरिएबल पास करते हैं तो दैट इज रेफर्ड टू एज आर्ग्यूमेंट्स। दीज आर ओनली द टेक्निकल टर्म्स बेस्ड ऑन देयर लोकेशंस। अब यहाँ पे देखें, दिस इज फंक्शन डेफिनेशन। सो अगर हम ए को रेफर करेंगे तो वी आर गोइंग टू से दिस फंक्शन हैज 1 पैरामीटर। और अगर हम फंक्शन कॉल की बात करें तो दिस पर्टिकुलर फंक्शन कॉल हैज ओनली 1 आर्ग्यूमेंट। दीज आर जस्ट 2 डिफरेंट टर्म्स kind of referring to the same thing. Okay, so that's all for today. Based on the number of parameters and the number of arguments, there is a concept of default values
रिलेटेड टू फंक्शंस, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।